वेलकम टू चौपाल एडू स्वर्ड। चौपाल एडू स्वर्ड में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सीटेट या यूपी टेट के लिए अगर आप साइंस यानी कि विज्ञान वर्ग से हैं तो पेपर टू यानी साइंस के लिए जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे उसके लिए हम लोग 6वीं से 8वीं के लिए पेपर टू के लिए हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से आज पहला वीडियो है। ये उपयोगी वीडियो होगा आपके पास यूपी टेट सीटेट के लिए भी और यूपी टेट के लिए भी उपयोगी होगा। अभ्यास प्रश्नों को भी हम लोग करेंगे, प्लस सीटेट और यूपी टेट से जितने भी पी वाई क्यू हैं इन सभी को एक साथ हम लोग सॉल्यूशन के साथ हम लोग देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। खंड वन दो भागों में बढ़ता है, एक तो खंड वन और एक खंड टू। तो खंड वन में आपके पास जो कंटेंट है साइंस यानी कि विज्ञान के, उससे हम लोग समझेंगे उसको, तथा खंड टू में हम लोग वो सारे पहलुओं को समझेंगे जो शिक्षा शास्त्र से रहेगा, शिक्षण से। तो इसमें जो हमारा इसमें वीडियो बनेगा उसका पहला टॉपिक है भोजन। और भोजन में हम लोग देखेंगे क्या, भोजन में हम लोग देखेंगे भोजन के स्रोत, उसमें खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत के बारे में। फिर भोजन के क्या घटक के बारे में देखेंगे, पोषक तत्वों के रूप में भोजन के घटक, संतुलित आहार एवं अभाज्य रोग, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यानी कि इतने टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो वन। फिर उसके बाद से भोजन की सफाइयाँ जो है ये टोटल हमारा वीडियो टू यानी कि दूसरे वीडियो में आएगा। तो ये सारे चीज़ें टॉपिक वाइज हम लोग क्लियर करते चलेंगे और ये महसूस करते चलेंगे कि हम लोग का कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भोजन। भोजन के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे भोजन के बारे में, तो भोजन के लिए अगर हम बात करें सबसे पहले कि भोजन होते क्या है, तो आप सभी लोग जैसे कि जानते होंगे कि भोजन, कुछ भोजन हम लोगों को जैसे गेहूं चावल मक्का बाजरा तिल सरसों, तमाम चीज़ें जो भी चीज़ें बन रही हैं पौधों से प्राप्त हो रही हैं। फल सब्जियां, ये तमाम चीज़ें पौधों से प्राप्त होती हैं, पहला। दूसरा ये कि कुछ जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि गाय से दूध प्राप्त होना, भैंस से दूध प्राप्त होना, मुर्गी से अंडा प्राप्त होना, या मांस वांस की अगर बात करें तो चिकन यानी कि जिसको चिकन यानी कि मुर्गे के मांस को ही हम लोग चिकन बोलते हैं। मटन यानी कि बकरे के मांस को मटन बोलते हैं। तो मांस, फिर मछलियाँ, ये तमाम चीज़ें जंतुओं से प्राप्त आहार को हम लोग जंतु आहार बोलते हैं। पौधों से प्राप्त आहार को हम लोग पादप। यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ एक चीज़ें आप लोग यहाँ स्पष्ट हो जाइए। अगर कहीं आपको पादप दिया हो तो इसका मतलब ये है कि आपको किससे, पौधों से मिलना है। पौधों से जो भी चीज़ें मिलना है इसका वो पौधों से मिलना है। अगर आपके पास कहीं जंतु दिया हो तो इसका मतलब ये है कि आपको ये जानवरों से मिलना है। इसमें आपके पास क्या आ जाएंगे, इसमें आपके पास अंडा आ जाएगा, दूध आ जाएगा, दही, दूध दही घी मक्खन इत्यादि चीज़ें। इसी के साथ साथ मांस में आ जाएगा मांस, मछली इत्यादि। तो ये आपके आ जाएंगे। इसमें पौधों वाले में आपके पास आ जाता है जैसे कि फल सब्जियां अनाज, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। अब इसे स्रोत के बारे में अगर हम लोग जानते हैं, अगर स्रोत के बारे में खाद्य सामग्री और उनके स्रोत स्रोत के बारे में देखें तो सबसे पहला हम लोग के पास आता है, इसमें एक या एक से अधिक संगठनों से निर्मित होते हैं। जो खाद्य किसको बोलते हैं, खाद्य अगर कहीं पे खाद्य शब्द अगर आ जाता है, कहीं पे भी अगर खाद्य शब्द अगर आ जाता है, कहीं पे अगर खाद्य शब्द आ जा रहा है, क्या चाहिए हमको,
कहीं पे अगर खाद्य शब्द आ जाता है तो खाद्य को हम लोग बोलते क्या है, एक या एक से अधिक संगठनों, एक या एक से अधिक संगठ एक या एक से अधिक संगठनों से निर्माण से होते हैं, उसको हम लोग खाद्य सामग्री बोलते हैं। जैसे अगर खाद्य सामग्री में अगर बात करें, सब्जी बनाने के लिए हमें आवश्यक सामग्री, तो सब्जी बनाने के लिए हमें आवश्यक सामग्री क्या मिलेगा? कच्ची कच्ची सब्जियां, कच्ची सब्जियां चाहिए। उसके बाद आपको क्या होने चाहिए, और क्या चाहिए सब्जी बनाने के लिए? अगर सब्जी हम बनाते हैं तो सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाने के लिए और हमारे पास क्या मिलना चाहिए? सब्जी के साथ तेल मिलना चाहिए, तेल होना चाहिए, मिर्च होना चाहिए, मिर्च के साथ प्याज होना चाहिए, लहसुन होना चाहिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए तेज पत्ता होना चाहिए, जीरा होना चाहिए, जीरा होना चाहिए, मसाले, डायरेक्ट मसाले लिख दे रहे हैं जिसमें जीरा वगैरह सब आ जाएंगे। तो तमाम चीज़ें, इत्यादि चीज़ों की आवश्यकता, इसके लिए पानी भी चाहिए, यानी जल। तो इतने चीज़ें मिल के सब्जी बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ जो हमारे पास होते हैं, इतने सारी चीज़ों को अगर मिलाया जाए तो वही एक खाद्य सामग्री बन जाती है, जिसको हम लोग भोजन यानी कि भोजन खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ही भोजन के स्रोत में हो जाते हैं। तो अगर कहीं शाक खाद्य सामग्री आए तो उसके लिए हम लोग ये समझेंगे, एक या एक से अधिक संगठनों के उपयोग से या मिश्रण से ही या उसके निर्मित जो कि कोई वस्तु बने उसी को खाद्य सामग्री कहते हैं। अगर रोटी बनाना हो तो रोटी के लिए हम लोग को क्या करना होगा? अगर मान लीजिए रोटी बनाना हो तो रोटी के लिए हम लोग को क्या चाहिए? आटा चाहिए, आटा, उसके बाद से पानी, कुछ लोग रोटी में या चपाती में नमक डालते हैं तो नमक, इत्यादि कई सारी चीज़ें पड़ती हैं। तो जो भी चीज़ें आप लोग डाल के खाते हो तो ये होना चाहिए। फिर इसके लिए दाल के लिए क्या चाहिए? तो कच्चा दाल प्लस पानी प्लस नमक, हल्दी, मसाले भी कुछ लोग डालते हैं, इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें एक दाल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, सब्जी बनाने के लिए, रोटी या चपाती बनाने के लिए। तो ये सारे जो ये सभी अवयव, ये एक या एक से अधिक अवयव अगर मिलते हैं तो उसी को खाद्य सामग्री या वो कहते हैं। अब बात यह है कि पौधों के स्रोत से मिलने वाली, तो पौधों के स्रोत से जो मिलते हैं उसको मैं आपको बता ही दिया। पौधे के स्रोत से क्या मिलता है? जैसे कि चावल हो गया, जिसको हम लोग धान बोलते हैं, गेहूँ, बाजरा, मक्का, चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना, शकरकंद, आम, फलों की एक बात कर ले रहे हैं, इत्यादि चीजें। और जंतु से मिलने वाली चीजें क्या हो जाती हैं? जंतु से मिलने वाले अंडा, मांस, मछली, दूध, दूध से बनने वाले दुग्ध उत्पाद। दूध उत्पाद में क्या आ जाएगा? इसमें आपका दूध, दही, मक्खन, घी, ये तमाम चीजें जो भी दूध से बनने वाले उत्पाद होंगे उसको दूध उत्पाद बोलते हैं। इसी के साथ साथ अब जंतुओं के भोज्य पदार्थ ग्रहण करने के आधार पर हम उसको तीन वर्गों में बांटते हैं। तीन वर्गों में क्या बांटते हैं? पहला है आपका क्या? पहला शाकाहारी जंतु, दूसरा आपके पास क्या है? मांसाहारी जंतु, तीसरा क्या है? सर्वहारी जंतु। तो शाकाहारी में क्या होता है? साग सब्जी। क्या? तो साग सब्जियां खाने वाले जो मानव होते हैं उसको शाकाहारी, या जो जंतु होते हैं, जंतु ही हम लोग लेते हैं तो उसको हम लोग शाकाहारी बोलते हैं। प्राणियों को जो खाते हैं उसको मांसाहारी बोलते हैं। और शाकाहारी प्लस प्राणियों यानी कि जीवों को शाकाहारी यानी
साग सब्जियों के साथ साथ अगर जंतुओं को या प्राणियों को खाने वाले दोनों एक साथ खाएं उसको सर्वहारी बोल देंगे, सर्वहारी जंतु बोलते हैं। ये हो गया। इसके साथ साथ भोजन के घटक हम लोग के टॉपिक में है, भोजन के स्रोत टॉपिक में था। अब इसके साथ साथ हम लोग के पास भोजन के घटक। तो भोजन के ये निम्नलिखित 7 घटक होते हैं। भोजन के कितने घटक होते हैं? 7 घटक होते हैं। सबसे पहला है आपके पास कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है आपके पास वसा, चौथा है विटामिन, चौथा है विटामिन के बाद से आपके पास है पांचवा खनिज लवण, और छवा है रेसे या रुसान, जिसको हम लोग फाइबर बोलते हैं। उसके बाद से हम लोग के पास क्या है? जल। जल है सबसे लास्ट जो हम लोग के पास है, वो क्या है? वो है जल। तो ये 7 चीजों के बारे में ये इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन जिससे बनते हैं उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग के पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे पास आ गया, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट, इससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है? शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यही बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का एक जगह और प्रयोग होता है किसमें? वसा में। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ देता है का, कार्बोहाइड्रेट से या वसा से इन दोनों में से किससे ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? वसा से। वसा में कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा मिलती है। लेकिन अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट से बारे में बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट, इससे शरीर का ऊर्जा, इससे शरीर में ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो कार्बोहाइड्रेट से होती है। इसके जो स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत हैं वो हैं, सबसे पहला आपके पास क्या है? चावल, दूसरा क्या है? गेहूं, तीसरा क्या है? बाजरा, चौथा क्या है? आलू, पांचवा मक्का, शकरकंद, गन्ना, आम, पपीता, तरबूज। ये सारे चीज हैं क्या? ये सारे चीज हैं क्या? तो ये सारे चीज क्या है? पादप। पादप यानी कि जंतु, पौधों से मिलने वाले सामग्री, जंतुओं से मिलने वाले सामग्री। नहीं दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, दूसरा पेन ले लेते हैं। ये सभी क्या है? ये सभी आपके पास पादप हैं। पादप का मतलब ये है कि पौधों से मिलने वाले सामा पौधों से मिलने वाले सामग्री। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब इसमें सर्वाधिक अगर बात करेंगे, सर्वाधिक अगर पाने वाले, सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? ये भी पेन नहीं दिखाई देगा। रेड है, ये भी है, ब्लैक, ये चीजें से देखते हैं। चलिए, सर्वाधिक अगर बात करें, देखिए दिखाई दे रहा है। हाँ, सर्वाधिक की अगर बात करेंगे तो सर्वाधिक पाया जाता है किसमें? सर्वाधिक पाया जाता है सर्वाधिक अगर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो पाया जाता है किसमें? चावल में। सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? चावल में पाया जाता है। अगर हाइड्राइड अगर ये 4-5 ऑप्शन दे दो उसमें चावल है तो सबसे ज्यादा आप किसमें मारेंगे? चावल में मारेंगे। चावल में पाया जाता है। अब बात ये है, ये तो चीजें क्लियर हो गई, लेकिन अब हम लोगों को ये समझना है कि कार्बोहाइड्रेट में 2 वस्तुएं पाई जाती हैं। कौन कौन से? एक तो स्टार्च, ये क्या पाया जाता है? स्टार्च। दूसरा क्या पाया जाता है? दूसरा शुगर। शुगर पाया जाता है। तो स्टार्च और शुगर पाने की, ये दोनों प्रक्रियाओं के लिए जो परीक्षण आखिर कैसे पता करेंगे किसमें क्या है? तो परीक्षण करने के लिए तनु आयोडीन का विलयन लेते हैं। विलयन लेने के बाद से उसकी बूंदों को उस पदार्थ में,
उस चीजों में गिराया जाता है और गिराने से उसमें कौन सा रंग आ जाता है, नीला रंग या कभी कभी काला रंग हो जाता है, जिससे हम लोग ये समझ जाते हैं कि हाँ इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। तो क्वेश्चन में कभी कभी आएगा कार्बोहाइड्रेट पहचान करने के लिए वो कौन से दो रंग होते हैं, तो नीला रंग या काला रंग आप लोग बोल सकते हैं। तो ये आपका नीला और काला रंग यहाँ पे होगा। हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट के लिए इम्पोर्टेंट है, दो दो भागों में बांटा है, एक स्टार्च के रूप में और दूसरा शुगर के रूप में। इसके परीक्षण करने के लिए तनु आयोडीन विलयन की बूंदों डाली जाती हैं, जिससे नीला और काला रंग हो जाता है। इसमें सर्वाधिक जो पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट इतने सारी चीज़ों में, वो चावल में पाए जाते हैं। ये सभी चीज़ें जो भी हैं ये पादप हैं, जो पौधों से मिलने वाली सामग्री हैं। इस कार्बोहाइड्रेट से शरीर में ऊर्जा क्या आता है, ऊर्जा आता है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा हम लोग के पास क्या था, प्रोटीन। तो प्रोटीन से हमारे शरीर में वृद्धि क्या होता है, वृद्धि और स्वास्थ्य सही रहने के लिए कार्य करता है। प्रोटीन जो हम अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में वृद्धि नहीं होगा और ना ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो हमको स्वस्थ रखने के लिए और हमारे शरीर में वृद्धि होने के लिए, या बच्चों में प्रोटीन की मात्रा क्यों ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि बच्चों का जो शरीर है वो विकसित होता है, वृद्धि करता रहता है, कभी ऐसे फिर 3 फुट 4 फुट 5 फुट ऐसे करके बढ़ते हैं, वृद्धि होता है, विकास होता है। तो इसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता वहाँ होती है। तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, प्रोटीन मिलता किस में है सबसे ज़्यादा, तो सोयाबीन में, राजमा में, चना में, मटर में, मूंग में, तुअर में, दाल में इत्यादि। ये सारी चीजों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है। ये तो आपके कौन से हैं पदार्थ, ये आपके पादप हैं, यानी कि ये पौधों से मिलने वाले हैं। लेकिन अगर जंतु से बात करें, जंतु से मिलने वाले, तो जंतु से मिलने वाले में प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है। दुग्ध उत्पादन जैसे कि दही, घी, मक्खन, तमाम चीजें, अंडा में, मांस में, मछली में इत्यादि चीजों में प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक, भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखिए परीक्षण की अगर बात करें, कि इसका परीक्षण कैसे किया जाता है, तो खाद्य पदार्थ के चूर्ण में जल डाला जाता है। यानी कि जो भी आपको परीक्षण करना है, जो भी खाद्य, तो उस खाद्य सोयाबीन में, तो इसके परीक्षण में इसका चूर्ण बनाया जाता है, इसमें जल डाला जाता है। फिर उस जल में कापर सल्फेट तथा कास्टिंग सोडा, कापर सल्फेट प्लस कास्टिंग सोडा का विलयन मिलाया जाता है, आपस में मिला के उसमें विलयन मिलाया जाता है। और इसका रंग जैसे ही बैगनी हो जाता है, कौन सा रंग हो जाता है, बैगनी रंग हो जाता है, तो हम लोग ये समझ जाते हैं कि हाँ इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्या उपस्थित है, तो इसमें उपस्थित है प्रोटीन। इसमें क्या उपस्थित है, तो प्रोटीन उपस्थित है। क्या उपस्थित हो जाती है, प्रोटीन उपस्थित हो जाती है, जैसे कलर बैगनी। अब बात यह है कि अगर कार्बोहाइड्रेट के लिए रंग पूछा जाए तो नीला और काला बताएंगे, प्रोटीन के लिए पूछा जाए तो बैगनी बताना है, ठीक। प्रोटीन के लिए कौन सा विलयन की आवश्यकता होती है, तो कापर सल्फेट प्लस कास्टिंग सोडा, कापर सल्फेट प्लस कास्टिंग सोडा का विलयन मिलाया जाता है। किसके, पदार्थ के चूर्ण, जो कि कूटा जाता है और चूर्ण बना के और उसमें जल के विलयन में मिलाया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में, यानी इंपॉर्टेंट चीजों के रूप में आप देखेंगे क्या, कि गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन, गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं, यही अधिकतर क्वेश्चन पूछता है, तो ग्लूटेन कहते हैं। उस प्रोटीन का क्या नाम है, ग्लूटेन प्रोटीन। क्या प्रोटीन, ग्लूटेन प्रोटीन। कई बार यही ग्लूटेन प्रोटीन के कारण ही हमारे शरीर में एलर्जी हो जाता है। तो डॉक्टर या बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं उसको क्या सलाह देते हैं कि रोटी हल्का भोजन करने के लिए बोलते हैं, और बोलते हैं कि आप तहरी बनाए खाइए, या खिचड़ी जिसको बोलते हैं, दाल और चावल मिक्स करके, ये तमाम चीज़, या नमकीन चावल जिसको बोला जाता है, तमाम चीज़ें, मतलब हल्का भोजन करने के लिए ज़्यादा दाल की मात्रा डाल के चीज़ें की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो वही कई बार एलर्जी होने के चाहे तो 3 दिन हम लोग रोटी को नहीं सेवन करते हैं तो हम लोग स्वस्थ हो जाते हैं। इसी के साथ हम लोग के पास वसा यानी कि फैट्स, जिसको इंग्लिश में फैट कहते हैं, तो फैट भी क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा प्रदान करता है, फैट भी ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से अधिक इसमें, किसमें, वसा में कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा मिलती है वसा से, लेकिन
फैट अत्यधिक मात्रा, अगर अत्यधिक मात्रा हो जाता है तो ये किसका रूप धारण कर देता है, तो ये मोटापा का रूप धारण कर देता है। शरीर मोटा होने लगता है, सब जगह फैट जमा हो जाता है, तमाम जगह फैट जमा हो जाती है, तो इसके वजह से मोटापा शरीर में बढ़ जाती है। अब बात यह है कि इसके परीक्षण की अगर बात करें कि परीक्षण कैसे किया जाता है, तो खाद्य पदार्थ को कागज में लपेटने व उसको कागज में लपेट कर और उसको कूटा जाता है, अच्छे से कूटा जाता है। तो जब कूटने के बाद अगर उस कागज में जो लिक्विड पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं, उसी से तेलीय पदार्थ से ही पता चलता है कि इसमें क्या है, वसा है, इसमें क्या है, वसा है। इसी के साथ साथ अब हमारे पास चौथा यानी कि विटामिन आता है। तो विटामिन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग विटामिन देखेंगे। विटामिन, तो यहाँ देखिए विटामिन की अगर बात करें हम, विटामिन की अगर बात करें, विटामिन की अगर बात करते हैं, कौन सा कलर लें जो नहीं है, ये ले लेते हैं। विटामिन की अगर बात करें, यहाँ पे विटामिन है, विटामिन की अगर हम बात करते हैं, विटामिन की अगर हम बात करते हैं, विटामिन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, पुरुष का साइज क्यों नहीं बड़ा हो रहा है। विटामिन की अगर बात करते हैं, तो विटामिन में अगर देखें हम, तो विटामिन में देखेंगे तो यहाँ पे ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करता है। तो विटामिन हमारे शरीर में क्या करता है, सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़े जो शरीर में ऊर्जा देता है। दूसरा हम लोग क्या पढ़े, कार्बोहाइड्रेट के पास दूसरा हम लोग प्रोटीन पढ़े जो शरीर को वृद्धि देता है तथा शरीर को स्वच्छ रखता है। तीसरा हम लोग पढ़े वसा, ये भी ऊर्जा देता है, किसकी अपेक्षा ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जा देता है। ठीक, लेकिन ये शरीर में अत्यधिक होने के कारण इससे क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता है, यानी शरीर में मोटापापन बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे विटामिन की। अगर हम विटामिन की बात करते हैं, ये विभिन्न रोगों से शरीर को क्या करता है, बचाता है। विभिन्न रोगों से शरीर को क्या करता है, बचाता है। विभिन्न रोगों से शरीर को क्या करता है, बचाता है। और ये दो प्रकार से पाए जाते हैं, विटामिन दो प्रकार से पाए जाते हैं। पहला पहला आपको क्या पाया जाता है, पहला जल में घुलनशील, पहला क्या, जल में, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, और दूसरा वसा में घुलनशील। पहला क्या है, जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। तो अगर जल में घुलनशील की बात करें, जो कि आसानी से जल में, वैसा विटामिन जो जल में, जल के साथ आसानी से घुल जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जलीय घुलनशील, जल में घुल जाता है, जलीय प्रोटीन। और जो वसा में आसानी से घुल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील का मतलब ऐसे समझ लीजिए, वैसे विटामिन जो जल में आसानी से घुल जाए। जैसे क्या चीज़ें हैं जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, जो हम लोग दवा वगैरह खाते हैं विटामिन के, वो सारी चीज़ें पानी के साथ खाते हैं और पेट में जाने के बाद वो घुल जाता है। नींबू का, नींबू रस, नींबू जिसमें पाया जाता है खट्टा चीज़ें, वो विटामिन सी। तो यानी बी और सी, बी और सी दो विटामिन ऐसे हैं, बी, बी और सी, बी व सी, ये दो विटामिन ऐसे हैं, ये दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। बाकी इन दोनों को छोड़ के, जैसे कि आप डालेंगे, जैसे कि बी1 बी के बाद आप ए, डी, ई, के, ये विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। जैसे कि वसा में घुलनशील का मतलब ये है कि अगर विटामिन डी है
वसा में घुलनशील है, तो आप विटामिन डी छत पे खड़े होकर अगर धूप का सूर्य का प्रकाश लेते हैं तो आपके शरीर में जो वसा है उसमें विटामिन जाते हैं, यानी विटामिन डी जो है वो शरीर में जाता है। तमाम चीज़ें तो ये वसा में घुलने वाली चीज़ है। ऐसा ही हम लोग देखेंगे, अगर ऐसा ही अगर देखा जाए तो यहाँ पे जल में घुलनशील जो पदार्थ हैं जैसे कि विटामिन B1 जिसको क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं, थायमिन। थायमिन से जो रोग होते हैं, थायमिन इसको विटामिन B1 जिसको थायमिन, इससे बनने वाले जो रोग हैं, इससे बनने वाले रोग क्या है, बेरी बेरी, इससे बेरी बेरी रोग होते हैं। और इसकी कमी यानी क्या चीज़ नहीं खाया जाता है जिसके वजह से हम लोगों को ये बीमारी होता है, तो विटामिन कौन से विटामिन B1 की कमी को दूर करने के लिए हम लोगों के पास अनाज, जिसका स्रोत है अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, फिश, अंडे, मांस, ये तमाम चीज़ें खाए जाते हैं जिससे विटामिन B1 की कमी नहीं होता है। इसी के साथ दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा है B2 राइबोफ्लोविन, जिसके कमी से किलोसिस होता है। B3 जिससे कमी से किलोसिस होता है। और इसको कमी दूर करने के लिए आपके पास कौन सा क्या पदार्थ होना चाहिए जिससे चीज़ें ना हो, तो इसके लिए आपको पनीर खाना होगा, अंडे खाने होंगे, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना होगा, मांस खाना होगा, मांस में भी यकृत यानी लीवर खाना होगा, इसी के साथ साथ टमाटर खाने होंगे, मशरूम खाने होंगे। तो इससे आपको ये किलोसिस नामक बीमारी नहीं होगा। इसी के साथ तीसरा है B3 यानी नियासिन विटामिन को हम लोग क्या बोलते हैं, नियासिन विटामिन। पेलाग्रा होता है इससे, और इसकी कमी इससे पेलाग्रा होता है। और ये कौन से क्या चीज़ नहीं खाने से होता है, अगर हम उसका सेवन करते रहें तो हमको ये बीमारी कभी नहीं होगा, जैसे कि दूध, फिश, मछली, मांस, यकृत, अंडे, फलियां, हरे मटर, दूध, मशरूम, मूंगफली, मेवा, ये तमाम चीज़ें खाने से पेलाग्रा नामक बीमारी आपको नहीं होगा। B5 यानी पैंटोथेनिक अम्ल, इसके कमी से शरीर में वृद्धि की कमी हो जाती है, चर्म रोग होता है। ठीक है, शरीर में वृद्धि की कमी हो जाती है तथा चर्म रोग हो जाता है। इसी के साथ B6 है पायरिडॉक्सिन, जिससे बाल का सफेद हो जाना, जनन क्षमता आपके पास कमी हो जाएगी। जनन क्षमता यानी कि बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है उससे कमी हो जाएगी। B12 यानी साइनोकोबालामिन जो होता है, इससे आपकी तांत्रिक तंत्र में गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। इसके कारण चर्म रोग यानी कि बालों का झड़ना, बायोटीन जिसको विटामिन H के नाम से हम लोग जानते हैं, ये आप लोग इम्पोर्टेंट में नोट करेंगे, विटामिन H के नाम से हम लोग जानेंगे। और ये हम लोग यकृत, मांस, अंडा, मेवा, केला, गेहूँ, मूंगफली, फल, सब्जियाँ, चॉकलेट, ये सारी चीज़ें अगर खाते हैं तो हमको यहाँ पे बालों का झड़ना रुक जाता है। बालों का क्या हो जाता है, झड़ना रुक जाता है, और चर्म रोग रुक जाता है। फोलिक अम्ल समूह, इसमें रुधिर की कमी और वृद्धि में अवरोध कर देता है। फोलिक अम्ल समूह। विटामिन C यानी कि एस्कार्बिक जो होता है विटामिन, इसको स्कार्बिक नाम से स्कार्बिक रोग होता है। ठीक है, और विटामिन C की क्या चीज़ नहीं खाने से होता है, तो अगर नींबू आप खाते हैं, खट्टे फल खाते हैं, टमाटर खाते हैं, पपीता खाते हैं, आलू खाते हैं, अमरूद खाते हैं, ब्रोकली खाते हैं, कीवी खाते हैं, स्ट्रॉबेरी खाते हैं, पालक खाते हैं, तो आपको ये स्कार्बिक नामक रोग नहीं होता है। ठीक है, स्कार्बिक नामक रोग नहीं होता है। ऐसे ही अब हम लोग चलते हैं कहाँ, तो वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में बात करेंगे तो विटामिन ए यानी कि रेटिनाल, विटामिन ए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, रेटिनाल कर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का सल की भवन
इसी के इस विटामिन ए का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछने जा रहा वाला रतौंधी, वृद्धि और रोध करना, ये तमाम चीज़ें विटामिन ए की कमी से होता है। कैल्सीफेरॉल जो होता है इसे सूखा रोग होता है। स्केट्स होता है, ये बच्चों में होता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ जाता है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाले रोग बताइए, तो आप स्केट्स बता देंगे। इसी के साथ ई, विटामिन ई का मतलब टोकोफेरॉल, इसका जनन क्षमता की कमी हो जाती है, मांसपेशियां दर्द करने लगता है। और के विटामिन, इससे खून का थका, जब कभी आपको चोट लग जाए तो खून का बहाव तीव्र रहता है। तो यही विटामिन टी का, विटामिन के अगर पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में रहेगा तो क्या होगा, तो खून जम जाएगा, खून का जो प्रवाह है उसको रोक देता है। तमाम चीजें विटामिन ए के जो स्रोत हैं, विटामिन ए के जो स्रोत हैं वो विटामिन ए के स्रोत दूध, मक्खन, दही, अंडा, यकृत, मछली का तेल, पालक, ब्रोकली, गाजर, अखरोट। विटामिन डी का स्रोत है मक्खन, यकृत, अंडे, सूर्य का प्रकाश, मछली, दूध। विटामिन ई का स्रोत है मूंगफली, तेल, गेहूं, बादाम, सोयाबीन, अंडे की जर्दी। विटामिन के का स्रोत है अंडा, यकृत, दूध उत्पादन, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, अनार, करेला। ये तमाम चीजें क्या है, विटामिन के स्रोत है। अब इसके साथ हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे अगर, तो हम लोग का चौथा, पांचवा है क्या, खनिज लवण। तो खनिज लवण ये शरीर में उचित विकास व अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, खनिज लवण का, जिसको मिनरल्स बोलते हैं। ये मिनरल्स जो होते हैं वो शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसमें कैल्शियम पाए जाते हैं, कैल्शियम के साथ साथ इसमें फास्फोरस पाए जाते हैं, लोहा यानी कि आयरन पाए जाते हैं, पोटेशियम पाया जाता है, पोटेशियम के बाद सोडियम पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा किसमें मिलता है, दूध और अंडा में, फास्फोरस दूध और केला में, आयरन यानी कि पालक या सेव या कृत में, आयोडीन मछली में, पालक में, अदरक में इत्यादि चीज़ों में पाए जाते हैं। तो खनिज लवण हमारे ये कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन यानी लोहा, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, तमाम चीज़ों से मिलकर खनिज लवण बनते हैं। ये शरीर में उचित विकास के लिए प्रयोग किए जाते हैं, शरीर में उचित विकास के लिए प्रयोग किया जाता है। रेशे या वृक्षांश यानी जिसको हम फाइबर बोलते हैं, ये पोषक, ये तत्वों का क्या काम होता है, तो ये तत्वों का काम होता है कि जो आपके बचे हुए, यानी जो शरीर में पच गया और अवशेष बच गया, तो शरीर में आपके पाचन क्रिया, जैसे पाचन क्रिया हो गई, आपके शरीर है, ये पेट है, तो आपके शरीर में जो ये पेट है, इस पेट से मान लीजिए पेट में पाचन हो के अवशेष बच गया, तो बचा हुआ जो आपके जितना कार्य है शरीर ले लिया, लेकिन जो बचा हुआ चीज है उसको बाहर निकालने के लिए ये रेशे या फाइबर, जिसको नुकसान बोलते हैं, बाहर निकाल देता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ों में पाया जाता है, तो साबुत अनाज में पाए जाते हैं, दालें में पाए जाते हैं, आलू में पाए जाते हैं, ताजे फल में पाए जाते हैं, सब्जियां में। ये तमाम चीज़ें अगर खाते रहते हैं आप, तो आपके जो भोजन आप किए हैं, भोजन आप जो किए हैं, भोजन उसमें जो बच गए हैं, जो बचे हुए बची हुई जो खाद्य पदार्थ हैं, उसको खाद्य पदार्थ को बाहर निकालता है, बाहर निकाल देता है। इसी के साथ आगे है जल, यानी कि यह भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों के अवशेषों में सहायक होता है। क्या होता है, जल, जल ये तमाम चीज़ों में सहायक होता है। और जल का प्रयोग अवशेषों में सहायक होता है, तथा साथ ही जैसे कि पेशाब करने या मूत्र या पसीने के रूप में अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में भी मददगार होता है।
पेय पदार्थों के अलावा यह खाद्य पदार्थ में भी मौजूद रहता है। ठीक है, ये पेय पदार्थों में खाद्य पदार्थों से ज़्यादा मौजूद रहता है। तमाम चीज़ें जल के अवशेषों को हम लोग तमाम ऐसे चीज़ों को समझ सकते हैं कि जल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जल है वही पर्याप्त मात्रा में रहता है। 3 से 4 लीटर 24 घंटा में जल को समानतः पीना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी आपको नहीं होगा। ठीक, तो ये जल का उपयोग है। इसी के साथ हमको अब नेक्स्ट वीडियो यानी कि इसका वीडियो 2 आप देखिएगा, उसके बाद से हम लोग इस टॉपिक से आए हुए पी वाई क्यू जो कि यूपी टेट, सी टेट के पूछे हुए सभी प्रश्नों को यानी कि ऑल क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। यानी कि इस पूरे टॉपिक से जितने भी टेट और सी टेट में आए हुए क्वेश्चन हैं उन सारों से रूबरू हुआ जाएगा और वो सारे टॉपिकों को अच्छे से कंप्लीट किया जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।